हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 32 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और यदि हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। रात को रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ऑफिस 8 बजे अर्जेंट जरूरी काम बोल कर निकल गया। वो सीधा अपने घर जाने वाला था। उसने अग्नि को वक्त पर घर आने को बोल दिया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अग्नि काफ़ी देर तक फाइल्स और लैपटॉप में उलझी रही। उसे यह भी ध्यान नहीं आ रहा कि उसका फ़ोन की लाइट कितनी बार ऑन हुई। फ़ोन को लगातार किसी के कॉल्स आ रहे थे, पर वाइब्रेशन पर होने की वजह से उसे पता नहीं चला। उसकी निद्रा तब टूटी जब उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन अचानक से बज उठा। इतनी रात के लैंडलाइन पर फ़ोन आना थोड़ा सा चौंकाने वाला ही था, क्योंकि पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। उसने फ़ोन उठाया। उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। उसकी बात सुनकर उसका दिलकश मुस्कान बेच के होठों पर फैल गई। फ़ोन काटने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार थी। उसने झट से अपना फ़ोन उठाया तो देखा काफ़ी सारी मिस्ड कॉल पड़ी थी। उसने उन्हें इग्नोर किया और दानिश को कॉल किया। अग्नि गंभीर आवाज़ में, हेलो दानिश। दानिश, आप बोल। कुछ वक्त बाद, दानिश तू चिंता मत कर, कोई गलती नहीं होगी, पर तेरे उस भगौड़े का क्या करूं? अग्नि कंफ्यूज होगा। भगौड़ा? कौन भगौड़ा? दानिश, वो श्लोक यार, उसका भाई प्रियांशु। दोनों की आदत खराब है बिल्कुल। मतलब आधी रात के बाद घर से चुपचाप दबे पांव भाग जाते हैं दोनों। मतलब बंदे की जान पर वन आई है और उसे आधी रात में सड़कों पर भटकना है। अभी अभी अग्नि एंगेजमेंट वाले दिन भी वो भागे थे ये दोनों भाई। इस तरह श्लोक की कंप्लेंट सुनकर अग्नि की हंसी आ जाती। दानिश दानिश की हंसने की आवाज़ सुनकर और भड़क जाता है। दानिश, तुझे हंसी आ रही है? एक तो इस नमूने के पीछे तूने मुझे और मेरे आदमियों को छोड़ रखा है, और ये जनाब है कि कहीं टिकते ही नहीं। ये सुनकर अग्नि की हंसी और तेज हो जाती है, पर आंखों में नमी के साथ गहरी उदासी का पहरा था। दानिश भी हंसने लगता है। दानिश हंसते हुए, यार सच में ये नमूने हैं दोनों। अपनी फैमिली के लिए जितने शरीफ एक दूसरे के सामने उतने ही कमीने। मतलब यार, कई बार तो मेरे आदमी भी परेशान हो जाते हैं इनसे। सही नमूना पकड़ा है तूने। अग्नि, बस कर दानिश, ये सब छोड़ और मैंने कहा बस इस पर ध्यान दे। दानिश, ठीक है, मैं सिक्योरिटी बढ़वाता हूँ, तू टेंशन मत ले। अग्नि ने हाँ कहकर फ़ोन रख दिया। घड़ी पर नजर गई तो 11:15 हो गए थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और बाहर निकल गई। गाड़ी निकली और मुंबई से बाहर जाने वाली सड़कों पर दौड़ा दी। एक हाथ में स्लिंग लगी थी। वो काफ़ी स्मूथली ड्राइव कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी उसी घाटी के पास आकर रुकी। उसने ब्लेजर निकाल कर गाड़ी में रख दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। उसने अपनी टाई ढीली कर ली और कलर का ऊपर वाला बटन खोल दिया। बेस्केट के भी सारे बटन खुले थे और एक तरफ की स्वीट्स ऊपर की तरफ मोड़ रखी थी। आज वो काफ़ी दिनों बाद यहाँ आई थी। पिछले दिनों ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया कि उसे यहाँ आने का वक्त ही नहीं मिला। वो हल्का सा जंप करके गाड़ी की बोनट पर चढ़ गई और घुटने मोड़कर उस पर कोहनी टिका कर बैठ गई। आज आज के उस ऑन कॉल ने उसको बहुत खुशी दी थी, पर साथ ही एक चुभन भी। उसको भेजा था उसे भेजे हुए एक आदमी जो व्यास पिला में काम करने के साथ साथ उसकी खबरी भी था। उसने आज श्लोक को शादी की डेट फिक्स होने की बात बताई। ऐसा नहीं था कि उसने आज श्लोक की ज़िंदगी में शामिल करने का कभी नहीं सोचा था, पर जब तक वो अपने एहसासों को समझ पाती, श्लोक उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। इतनी दूर कि आज वो खुद को मंगेतर की सिक्योरिटी को लेकर सोच रही थी। पर वो खुश थी, क्योंकि जितना उसे पता था श्लोक और नितिका काफ़ी अच्छे दोस्त थे। शायद ये सच भी शायद ये भी सच था कि नितिका और श्लोक बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दोस्त थे, सिर्फ दोस्त। श्लोक की शादी थी और वो खुश थी। जो भी उसके बारे में जानते थे उसके लिए चौंकाने वाली बात थी, पर अग्नि का प्यार कई कसूल था। अपनी मोहब्बत को पाने की खुशी में ज़्यादा उसकी खुशी के लिए मन मिटने का सुकून उसके लिए ज़रूरी था। और इसी सुकून के चक्कर में उसने श्लोक को अपने हाथों से किसी और के हवाले कर दिया। काफ़ी देर तक वो बैठी रही, और ना जाने आज उंगलियों के बीच सिगरेट, ना हाथों में शराब और ना ही आंखों में नम, बस थी होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट। वेद हॉस्पिटल, रात के 8:30 बजे। ऑफिस से निकलने के आधे घंटे बाद अर्जुन सीधा हॉस्पिटल पहुंचा।
उसने किसी को कॉल किया और तो उधर से कहा गया, तो अर्जुन ने मैं पहुंच गया हूँ बोलकर फ़ोन काट दिया और लिफ्ट से सीधा VIP फ्लोर पर गया। लिफ्ट के बाहर आते ही सामने सामने लॉबी में आकाश और मीरा खड़े थे। अर्जुन को देखते ही वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। अर्जुन वो पहुंचे, आकाश जी भाई अंदर हैं। वो तीनों एक केबिन की तरफ मुड़ गए और दरवाजे खोलकर अंदर चले गए। लगभग 1.5 घंटे के बाद अर्जुन आकाश और मीरा के साथ बाहर आया। उसने 35-40 साल की उम्र का एक आदमी और ही था। उसने डॉक्टर का कोट पहन रखा था पर आंखों पर चश्मा लगा रखा था। बाहर आकर अर्जुन ने उससे हाथ मिलाया। अर्जुन थैंक यू सो मच डॉक्टर सफरवाल, आप मेरी एक कॉल पर यहाँ आए। डॉक्टर सफरवाल डोंट से थैंक्स मिस्टर मल्होत्रा, एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था, बट प्लीज़ मेरी बातों को सीरियसली गौर कीजिएगा। सिचुएशन खराब हो उससे पहले इट्स बेटर टू हैंडल इट। इतना बोलकर वो डॉक्टर चले गए और अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अगली सुबह रघुवंशी ग्रुप का ऑफिस। अर्जुन को ऑफिस पहुंचते 1 घंटा होने को आया था पर अभी अग्नि का कुछ पता नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 11:30 हो रहे थे। 12 बजे उनकी मीटिंग भी व्यास के साथ थी। उसने वेद को फ़ोन ट्राई किया पर उसने रिसीव नहीं किया। हार कर उसने घर की लैंडलाइन पर फ़ोन किया। आखिरी घंटे के बाद काका ने फ़ोन उठा लिया। अर्जुन, काका अग्नि कहाँ है? काका, अग्नि बाबा, अर्जुन बाबा, अग्नि बिटिया तो दफ्तर के लिए निकल गई। अर्जुन, कितनी देर पहले निकली है वो? काका, 10-15 मिनट हो गए। अर्जुन, ठीक है। फिर अचानक रुककर, काका कल रात अग्नि कब वापस आई थी? काका, बाबा बिटिया तो आज सवेरे 5:30 बजे घर वापस आई थी, बोल रही थी कि दफ्तर में काम ज़्यादा था। अर्जुन, ठीक है काका। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद करके अपना सिर पीछे की कुर्सी पर टिका लिया। अर्जुन जानता था अग्नि किसी चीज़ से गुजर रही है और उसे आज से नहीं, ये तकलीफ सालों की थी। पहली बार जब वो अग्नि से मिला था तब उसे के आर्यल रवैये ने उसे काफ़ी चिढ़ हुई थी। फिर जब उसने अग्नि के बारे में जाना तो उसके मन में ख्याल आया था कि ये लड़की अब तक जिंदा कैसे है। वो अपने आप से लड़ रही थी, आज से नहीं पिछले 7 सालों से। उसने कभी अपना दुख जाहिर नहीं किया, हमेशा अपनी फैमिली को संभालने के लिए खड़ी रही। इन सब ने कब उसकी आंखें पत्थर हो गई उसे पता ही नहीं चला। परसों उसने अपनी पहली बार अपनी अग्नि को रोते देखा था क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी में सुकून मिला था। ये सोचकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद उसके कैबिन में एक स्टाफ आकर बताया कि अग्नि आ चुकी है। अर्जुन अग्नि के कैबिन में पहुंचा तो उसने देखा कि अग्नि किसी फाइल पर रही थी। अर्जुन को देखकर वो हल्का मुस्कुरा गई। अर्जुन के चेहरे को देखा, उसके चेहरे पर पिछले दिनों की एक थकान की कोई शिकन नहीं थी। अग्नि, चलें भाई चलें। अर्जुन जैसे ही नींद से जगा हो गया, दोनों नीचे और गाड़ी आए और नीचे गाड़ी में बैठ गए। अग्नि खुद ही ड्राइव कर रही थी। अग्नि को खुद ही ड्राइव करना पसंद था और कल अर्जुन की गैर मौजूदगी उसने ड्राइविंग की थी और उसके सामने ये करना मतलब किसी लेक्चर का इंतजाम करना, जो वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अग्नि, भाई आपकी दादा से बात हुई क्या? अर्जुन, हाँ, आज सुबह उसका कॉल आया था, वो आज शाम तक वापस आ जाएगा। बता रहा था कि कल मीटिंग सुपर्ब हुई है और मीटिंग से भी कुछ ऐसी उम्मीद है। आई थिंक ये प्रोजेक्ट में ही मिलेगा। अग्नि, नो डाउट हमारा छोटा तोप गया है, प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलना है। दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी यस ग्रुप के आंगन खड़ी हुई थी। जब अगन्या खुद को तैयार कर रही थी क्योंकि अगले 2 घंटे में श्लोक उसके सामने मौजूद होने वाला था। हमारी कहानी के शुरुआत का अंत यही होता है क्योंकि कहानी के अगले भागों को लेखिका ने अभी तक डाला नहीं है। जब लेखिका इसके आगे के भागों को डालेंगी तब हम अपनी कहानी को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए हम किसी और अच्छी कहानी को देखते हैं।